नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। कल जो दोहा के ऊपर हमला हुआ है उसने मिडिल ईस्ट की सारे इक्वेशंस को बिगाड़ कर रख दिया है। मिडिल ईस्ट में अजीब सा उबाल दिखाई दे रहा है जो मेरे जानने में लंबे समय से नहीं दिखाई दिया है। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। यह खबर जो आप देख रहे हैं ये दोहा न्यूज की खबर है। दोहा न्यूज यानी कि कतर से निकलने वाला अखबार और उसकी वेबसाइट। और इस खबर में कहा गया है कि मिडिल ईस्ट के मामलों के मुतालिक कल के हमले ने डोनाल्ड ट्रंप की नामर्दी सबके सामने रख दी है, नामर्दी उघाड़ के रख दी है। डोनाल्ड ट्रंप को नामर्द साबित कर दिया है। इंपोर्टेंट वर्ड का यूज किया है। डोनाल्ड ट्रंप की जो इंपोर्टेंस है वो बिल्कुल प्रूव हो गई है। अब आप ये कल्पना करके देखिए कि क्या दोहा वाले हमले के पहले, दोहा पर जिस तरह से इजराइल ने कल हमला किया, उसके पहले यह कहीं से मुमकिन था कि मिडिल ईस्ट का कोई अखबार या कतर का कोई अखबार डोनाल्ड ट्रंप को नामर्द कहता सीधे सीधे? एकदम पॉसिबल नहीं था। उस अखबार पर बैन लगा दिया जाता, कतर के अमीर उसको फोन करवा के खबर को वापस करवा लेते। लेकिन दोहा न्यूज छाप रहा है डोनाल्ड ट्रंप को इंपोर्टेंट कह रहा है, नामर्द कह रहा है, और वो खबर पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है। और इसकी वजह बहुत साफ है। इसकी वजह यह है कि पूरे मिडिल ईस्ट में इसको लेकर एक गुस्सा फैला हुआ है, इसको लेकर एक चिढ़ फैली हुई है, इसको लेकर एक फ्रस्ट्रेशन फैला हुआ है कि अब इजराइल उन मुल्कों पर भी हमला कर रहा है, अमेरिका जिनको अपना दोस्त कहता है। एक बात तो समझनी चाहिए, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। अमेरिका किसी का एलाई हो ही नहीं सकता है। अमेरिका या कोई भी मुल्क किसी का एलाई या दोस्त तब होगा जब बराबर समझेगा। जब हम अपने बराबर होते हैं तब दोस्ती करते हैं। अगर हम कहते हैं फला हमारा दोस्त है तो यह बराबरी का रिश्ता होता है। हकीकत यह है कि मिडिल ईस्ट के इन अरब मुल्कों ने अपनी सारी इज्जत, अपनी सारी दौलत और अपना सारा का सारा रुआब जो है वो अमेरिका के पैरों में रख दिया है, जिसकी वजह से आज इनको ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इन देशों में एक नाराजगी, एक खलबली है। मैं शुरुआत करता हूं यूएई से। यूएई आमतौर पर अमेरिका के बहुत करीब रहा है, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में बहुत पड़ता नहीं है, और इजराइल के साथ सबसे पहले जिसके रिश्ते नॉर्मल हुए हैं उन मुल्कों में यूएई भी शामिल है। उसके इजराइल के साथ तिजारती रिश्ते हैं और बाकी रिश्ते भी हैं। अब खबर यह आ रही है कि कतर पे जो हमला हुआ है, दोहा पे जो हमला हुआ है, उसके बाद इनके यहां एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होनी थी, डिफेंस की कॉन्फ्रेंस यूएई में होनी थी। उस डिफेंस कॉन्फ्रेंस में इजराइल के आने पर बैन लगा दिया गया है। यानी इजराइल को मना कर दिया गया है कि यूएई की सरजमीन पर जो डिफेंस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें आप हिस्सा नहीं लेंगे। इसके अलावा कल खबर यह आई कि यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो पहुंचे हैं कतर, और वहां पहुंच के उन्होंने कतर के साथ पूरी तरह से खड़े होने की बात की है। यह अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल है। दूसरा नाम आप लीजिए एमबीएस का। मिडिल ईस्ट की राजनीति में सबसे ज्यादा कद्दावर जो लोग हैं उनमें से एक है सऊदी अरबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, जिनको एमबीएस आमतौर पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहा जाता है। कल उनका बयान आया था जिसमें उन्होंने कतर पर हुए हमले की जबरदस्त मजम्मत की थी, और आज उनका बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल एक्शन की जरूरत है। इंटरनेशनल एक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं, यह वो डिमांड है कि यूएन की एक फोर्स वहां पर जाए जिसमें इंटरनेशनल अलग अलग मुल्कों की सेनाएं हों, और वो इजराइल को जो कुछ हो रहा है, जो कुछ वो कर रहा है, वो करने से रोके। दूसरा इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के खिलाफ कार्रवाई हो। मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में कतर के मुद्दे पर एक मीटिंग बुलाई गई है, और देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अमेरिका वहां पर क्या करता है। ये इंटरेस्टिंग मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अमेरिकी अखबार और बहुत सारे मिडिल ईस्ट के अखबार और इजराइल के अखबार फिर से एक बार वो परसेप्शन फैलाने पर लगे हुए हैं, नैरेटिव बनाने पे लगे हुए हैं कि साहब ट्रंप तो बड़ा नाराज है, ट्रंप बहुत गुस्से में है।
खबरें आनी शुरू हो गई कि ट्रंप की बातचीत हुई। सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसको छापा और उसके बाद दूसरे अखबारों में यह खबरें आनी शुरू हो गई, ये नैरेटिव बनना शुरू हो गया कि ट्रंप की जो नेतन्याहू से बातचीत हुई है उसमें ट्रंप काफी नाराज है, हीटेड बातचीत हुई है, गर्मा गर्म बातचीत हुई है, ट्रंप और उसके लोग नेतन्याहू से नाराज हैं। एक आध बार मैं भी इस ट्रैप में फंसा हूं, कोई भी फंस सकता है, लेकिन अब मैं कम से कम जानता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है जो जानबूझ के फैलाया जाता है ये माहौल बनाने के लिए, ये नैरेटिव बनाने के लिए कि जो कुछ हुआ है उसमें अमेरिका की मर्जी शामिल नहीं है। यह बिल्कुल हो सकता है कि नेतन्याहू ने ये जो हमला किया हो इसके बारे में अमेरिका को देर से जानकारी दी हो। यह भी हो सकता है कि इस हमले की प्लानिंग में अमेरिका शामिल ना हो, यह हो सकता है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि अमेरिका को पता ही नहीं चला और इजराइल ने फायर कर दिया। यह नहीं हो सकता कि फायर करने के 10 मिनट बाद कतर को बताया गया हो। अगर आपको तुरंत पता चल गया था तो आपको तुरंत बताना चाहिए था। जहां मिसाइलें फेंकी जा रही हैं वहां 10 मिनट एक लंबा वक्त होता है। एक थ्योरी यह आ रही है कि टर्की ने इंटेलिजेंस दी थी, टर्की ने सीधे कतर को और हमास को यह सूचना दे दी थी कि इजराइल मिसाइल्स फेंक रहा है और उसी वजह से वो लोग वहां से निकल गए थे, जिसकी वजह से हमास के लीडर्स तो नहीं मारे गए। अब समझ में यह नहीं आता है कि जब सूचना मिल गई थी, इंफॉर्मेशन मिल गई थी, तो अपने 5 स्टाफर्स को भी वहां क्यों छोड़ा होता हमास ने? तब तो सारे के सारे निकल सकते थे। एक थ्योरी यह आ रही है कि नमाज का वक्त था, ये लोग अपना मोबाइल यहीं पर छोड़कर नमाज के लिए निकल गए। अब इसमें सवाल यह है कि जो 5 स्टाफर्स थे वो क्यों नहीं निकले? तो सवाल तो बहुत सारे हैं, ये सामने आएंगे, इन पर बात भी होगी, लेकिन टर्की जाहिर तौर पर अब सावधान है। कल मैंने आपको बताया था कि इजराइल में कई पत्रकारों ने ऐसा कहा कि अभी तो कतर हो गया, अब अगली बारी जो है वो टर्की की है। टर्की ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, एयर पेट्रोलिंग, अपने जो उसकी हवाई सीमा है उसके अंदर एयर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है और ऐसा लग रहा है कि टर्की किसी भी तरह के हमले के लिए तैयार है। अगर टर्की पे हमला होता है तो समझिए ये बहुत बड़ी जंग होगी, ये छोटी मोटी जंग नहीं होगी और इजराइल एक ऐसा मुल्क है जो किसी से भी कभी भी जंग छेड़ सकता है। लौटते हैं ट्रंप के ऊपर। अगर ट्रंप इजराइल से सच में नाराज हैं तो एक छोटा सा काम करके दिखा देना चाहिए था उनको। ये जो हमला हुआ और ये नाकाम हमला जो हुआ, मैं बात करूंगा कि ये सब नरेशन क्यों फैलाया जा रहा है। ये जो नाकाम हमला हुआ, इजराइल बुरी तरह से फेल हुआ अपने हमले में। एक तो इजराइल के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। जो मुल्क इजराइल को लेकर थोड़ा नरम थे जैसे कि यूएई, वो भी नाराज नजर आ रहे हैं। अरब मुल्कों के साथ जो अपने रिश्ते नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था इजराइल, वो प्लान अब पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है और साथ में हमास के सीनियर लीडर्स को मारने में भी ये सफल नहीं हुए। ये सारा कुछ जो हुआ है, इसके बाद अमेरिका में इजराइल का जो राजदूत है वो बयान देता है कि इस बार तो हमास के लोग बच गए, लेकिन अगली बार हम उनको मार डालेंगे। और यही नहीं, नेतन्याहू बयान देता है कि जो भी अरब मुल्क हैं जिन्होंने आतंकवादियों को उसके हिसाब से आतंकवादी, वरना इजराइल से बड़ा आतंकवादी कौन हो सकता है, हमास के लोगों की तरफ उसका इशारा है। जिन्होंने भी हमास को अपने यहां पनाह दी हुई है, हमास के लोगों को अपने यहां पनाह दी हुई है, वो बाहर निकालें वरना दोबारा हमला किया जाएगा। इसका मतलब सीधे सीधे वो कतर पर दोबारा हमला करने की बात कर रहा है। अगर ट्रंप वाकई सीरियस है तो चलो कुछ नहीं कर सकता है, इजराइल का जो राजदूत अमेरिका में है उसको तो बाहर निकाल सकता है, उसको अपने दफ्तर में बुलाकर डांट सकता है कि मैं कह रहा हूं कि कतर पर दोबारा हमला नहीं होगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बयान देने की। लेकिन कुछ नहीं, अखबारों में नैरेटिव चला दिया, ट्रंप बहुत नाराज है। सब बेकार की बात है। इस तरह की किसी बेवकूफी पर किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। यह सिर्फ और सिर्फ दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए है, यह बताने के लिए है कि ट्रंप इसमें शामिल नहीं था, वरना हकीकत यह है कि गजा में जितनी लाशें गिरी हैं, गजा में जितने घर गिरे हैं, सब में ट्रंप शामिल है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको पता है ना कि वहां पर एक आर्मी बिठाई गई है, एक ग्रुप बिठाया गया है जो गजा के लोगों की मदद करे, जो गजा के लोगों तक खाना पहुंचाए। और गजा के लोग जब वहां पे खाना लेने के लिए आते हैं तो उनको गोली मार दिया जाता है। यहां तक तो आपको पता है, इसके आगे की बात बताता हूं। बीबीसी ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें बताया है कि ये जो लोग भेजे गए हैं अमेरिका से वहां पर मदद करने के लिए, इनमें एक बाइकर्स गैंग शामिल है जो एंटी इस्लामिक है। यह अमेरिका का एक बाइकर गैंग है। गैंग जा रहा है खाना बांटने के लिए। यूएन खाना नहीं बांट सकता,
जो तमाम सारे लोग इस मामले में पूरी तरह से पहले से ट्रेंड हैं वो खाना नहीं बांट सकते। अमेरिका ने भेजा कुछ लोगों को खाना बांटने के लिए, और वो कौन से लोग हैं? वो लोग हैं जो एंटी इस्लामिक हैं और बाइकर्स गैंग चलाते हैं, गुंडे हैं, उनको भेज दिया। यानी जो मेरा दुश्मन है उसको भेज दिया मेरी मदद करने के लिए, और इसीलिए भेजा गया ताकि वो मनमाने तरीके से गजा वालों को मार सकें। यह सब ट्रंप की जानकारी के बिना नहीं हुआ है, यह सब ट्रंप का करवाया हुआ है। इसलिए गजा में जितनी तबाही बर्बादी हुई है, जितने लोग मारे गए हैं, उनके लहू का निशान जितना गाढ़ा नेतन्याहू के आस्तीन पर है उतना ही गाढ़ा ट्रंप के आस्तीन पर भी है। दोनों में फर्क करके देखना बिल्कुल बेकार है। लेकिन दुनिया में इसका रिएक्शन हो रहा है, और वो रिएक्शन इजराइल के लिए भी बेहद परेशान करने वाला है। अरब वर्ल्ड के अंदर अब वो निश्चित रूप से पूरी तरह से अकेला पड़ने वाला है। अमेरिका के दबाव में भले सऊदी अरबिया या यूएई या जॉर्डन या फिर कतर खुद कुछ खास ना कर पाए, यूएन को लव लेटर लिखने तक बात रह जाए, लेकिन एक मन में जो फांस गड़ जाती है ना, एक मन में जो दरार पड़ जाती है, वो पड़ चुकी। अब पूरे अरब वर्ल्ड का कोई लीडर अगले कई सालों तक इजराइल के किसी लीडर से हाथ मिलाने की हिम्मत नहीं करेगा। वो जानेगा कि यह करने का मतलब है कि अवाम जो है वो समझ जाएगी कि आप सिर्फ नाटक कर रहे हो। अब इसका मतलब यह है कि सऊदी अरबिया के साथ जो नॉर्मलाइजेशन की बात लंबे समय से चल रही थी, आगे लंबे समय तक सऊदी अरबिया के साथ कोई अब्राहम अकॉर्ड नहीं होने वाला है। इसका मतलब बहुत साफ है कि अरब वर्ल्ड अब इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि इजराइल से कोई सुरक्षित नहीं है, इजराइल कभी किसी के ऊपर हमला कर सकता है, और ऐसे वक्त में अमेरिका की मदद नहीं मिलेगी, एक दूसरे का हाथ थामना पड़ेगा। जो कतर बार बार कह रहा है, जब खुद पे मार पड़ी है तो कतर ये बात बार बार कह रहा है। कल नईम कासिम का भी एक बयान आया था और उन्होंने भी यही बात कही थी कि अगर हम सब मिलकर इकट्ठा होते तो इजराइल की इतनी हिम्मत कभी नहीं होती कि वो किसी भी मुल्क पर हमला कर देता। लेकिन अरब जो आपस में लड़ते रहे हैं उसका फायदा उठाया है अमेरिका और इजराइल ने, जिसके चलते लगातार हमले हो रहे हैं। लेकिन मामला अब अरब वर्ल्ड से बाहर चला गया है। कल स्पेन के प्रधानमंत्री का एक बयान आया है, जो बयान सुनने के बाद मैं भी चौंक गया। स्पेन के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास तेल के बहुत भंडार नहीं है, ऑयल रिजर्व्स नहीं है, और हमारे पास न्यूक्लियर ताकत भी नहीं है कि हम इजराइल को कंटेन कर सकें, लेकिन जिनके पास है उनको कंटेन करना चाहिए। इतना ही नहीं, स्पेन ने स्मॉरिच और बेनगुएर के शेंगन एरिया में घुसने पर बैन लगा दिया है, और अमेरिका के या किसी भी मुल्क के ऐसे जहाजों पर बैन लगा दिया है जो इजराइल के लिए हथियार लेकर जा रहे हों। अब वो स्पेन के पोर्ट से नहीं जा पाएंगे। अमेरिका ने इसकी मजम्मत की है, इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, बताएगा ही, क्योंकि उसका इरादा तो लगातार इजराइल को हथियार देने का है, जिसका इस्तेमाल वो उनके खिलाफ कर सके जिसको अमेरिका अपना दोस्त कहता है, जैसा कि कतर। लेकिन स्पेन ने बिल्कुल क्लियरली अपने सारे उन पोर्ट्स पर इजरायली जहाजों के आने पर रोक लगाया है, और साथ में उन जहाजों के आने पर रोक लगाया है जो इजराइल के लिए हथियार लेके जा रहे हैं। और यही नहीं, यूरोपीय यूनियन, जिसकी जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला, इजराइल की बड़ी समर्थक रही हैं, कल उनका भाषण मैं सुन रहा था, वो इजराइल से जो ट्रेड डील है, ट्रेड एग्रीमेंट है ईयू का, उसको सस्पेंड करने की बात कर रही हैं। यानी इजराइल के साथ तिजारती रिश्ते खत्म करने की बात कर रही हैं। अगर ये हो जाता है तो यह इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। असल में कल का हमला इजराइल को बहुत महंगा पड़ने वाला है। ऐसा नहीं कि कल ही कुछ हो जाएगा ना, अभी नहीं होने वाला है। अरब मुल्कों की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो कोई जंग छेड़ दें। लेकिन तीन चीजें बहुत क्लियर हुई हैं। दुनिया के समझ में आ गया है कि इजराइल कहीं कोई रूल नहीं मानता। दूसरी चीजें, अरब मुल्कों के समझ में बहुत कायदे से यह बात आ गई है कि इजराइल किसी का सगा नहीं है, वो किसी भी अरब मुल्क पर हमला कर सकता है। आखिर इजराइल के अंदर जो नारे लगते हैं वो डेथ टू अरब लगते हैं, केवल फलस्तीनियों के खिलाफ नहीं लगते हैं, वो अरब मुर्दाबाद लगते हैं, वो सारे अरब मुल्कों के खिलाफ है। और तीसरी बात, जिस तरह से यह हमला फेल हुआ है, जो पूरी टाइमलाइन कतर के प्रधानमंत्री ने बताई है, वो ये बताई है कि यह मीटिंग होने वाली थी, यह मीटिंग होती हमास की, और इस मीटिंग के बाद हमास ओके कर देता और सीज फायर का प्रोसेस शुरू हो जाता।
इसी सीज फायर के प्रोसेस को रोकने के लिए यह हमला हुआ है। लेकिन अब इजराइल के ऊपर सारी दुनिया से प्रेशर पड़ रहा है और अमेरिका भी यह प्रेशर बना रहा है कि सीज फायर को स्वीकार करो। हमास का कहना है कोई बात नहीं, आपने हमला किया ना, फिर भी हम सीज फायर को तैयार हैं। अब इसके बाद इजराइल पर लगातार प्रेशर पड़ना है कि सीज फायर हो, और अगर प्रेशर में इजराइल को सीज फायर करना पड़ता है तो यह नाकामी उसको हमेशा याद रहेगी। एक और चीज तय हो गई कि जरूरी नहीं है इजराइल हर बार कामयाब हो, और अगर इजराइल किसी भी देश की धरती पर जाकर सिविलियन ठिकानों को निशाना बना सकता है, हूथी के ऊपर हमला करने के चक्कर में कल इसने यमन के ऊपर सेंट्रल बैंक के ऊपर हमला किया है जो एक नागरिक ठिकाना है, तो याद रखिए ईरान जब हमले कर रहा था तो इस बार तो उसने बहुत ख्याल रखा कि सिविल ठिकानों पर हमला ना हो, लेकिन यमन ने जो कहा है कि अब हम मल्टीपल ठिकानों पर हमला करेंगे, बहुत आश्चर्यचकित मत होइएगा। कल अगर यमन की मिसाइलें इजरायलियों के घरों पर गिरने लगे, कल आपको अगर इजरायलियों के गिरे हुए घर दिखाई देने लगे, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू जिम्मेदार होगा। फिर यह स्यापा कोई नहीं सुनने वाला है कि देखो हमारे सिविलियन एरिया गिरा दिए। अपना अगर एक सिविलियन एरिया पे बम गिर जाए तो ये पूरी दुनिया में तमाशा मचा देते हैं, और कल कतर में दोहा में इन्होंने बम गिराया है, उसके पहले गजा में लगातार सिविलियन एरिया में गिराया है। हूथी के ठिकानों पर बम गिराने की जगह इन्होंने सेंट्रल बैंक पर बम गिराया है, और ये सब जब ये कर रहे हैं तो दरअसल अपने दुश्मनों को ये छूट दे रहे हैं कि तुम भी हमारे इलाकों पर बम गिरा सकते हो। एक आखिरी बात, कल जो बहुत बड़ी बात हुई है, जो मेरे लिए भी मैं मुस्कुराया पढ़ के, पहली बार मीडिया को संबोधित करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कतर के प्रधानमंत्री ने इजराइल को एनिमी स्टेट कहा, दुश्मन कहा। इसके पहले कतर ने कभी इजराइल को दुश्मन नहीं कहा था। तो जो मैं कह रहा हूं बार बार वो यही कि एक तो ऑपरेशन नाकाम हुआ, और दूसरा इस नाकाम ऑपरेशन से इजराइल ने उनको दुश्मन बना लिया है जो उसके दुश्मन नहीं थे, और उनके मन में ये बात बिठा दी है कि अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकते। जिस कतर में सबसे बड़ा एयरबेस है अमेरिका का, वहां अगर हमला कर सकता है इजराइल, तो फिर तो कहीं भी हमला कर सकता है। क्या इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स बदलेगी? रुक कर देखना होगा, कुछ न कुछ तो जरूर बदलेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।